गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस नई वीडियो में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। ये इस यूट्यूब चैनल पर चौथी वीडियो हम चढ़ाने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम प्रेशर के बारे में, जो क्लास 11 फिज़िक्स का एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बस आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश रहती है मेरी हमेशा कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रेशर फ़िलहाल जो है फ्लूइड का होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, इसका क्या मतलब होता है। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ इस सरफेस इन कंटेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल किस्म की फोर्स जो एक लिक्विड किसी भी कंटेनर को एक्सर्ट करता नहीं, लगाता है उसके पर यूनिट एरिया पर, और वो भी उसकी सरफेस जो होती है किसी भी कंटेनर की सरफेस उस पर जो लगाता है, यानी कि इन कंटेक्ट, यानी कि उस लिक्विड के कंटेक्ट में जो भी सरफेस होता है उस सरफेस पे जो फोर्स लगती है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ द लिक्विड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम P इज इक्वल टू H, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के लिए म्यू इस्तेमाल किया हुआ है, और G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये था प्रेशर जो एक्सर्ट करती है कोई भी लिक्विड किसी भी कंटेनर के साथ। तो उससे पहले जो हमने पढ़ा, इसके बाद पढ़ने वाले जो हैं, उससे पहले फ्लूइड के बारे में जानेंगे। फ्लूइड क्या चीज़ होती है। फ्लूइड्स आर दोज सबस्टांसेस विच कैन फ्लो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, यानी कोई भी बाहरी फोर्स जब किसी भी फ्लूइड पे, किसी भी लिक्विड पे जब अप्लाई की जाए तो वो फ्लूइड जो है, यानी कि वो लिक्विड जो है वो फ्लो करने, वो बहने लगेगा, तो उसको कहते हैं फ्लूइड। लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड्स को लिक्विड भी फ्लूइड्स कहलाती हैं और गैसेस भी फ्लूइड्स कहलाती हैं। फ्लूइड्स डू नॉट हैव फाइनाइट शेप बट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स। फ्लूइड की एक खास शक्ल नहीं होती है, बल्कि वो अपनी शक्ल अपनाती है जब भी किसी भी कंटेनर के अंदर उसे डाला जाता है। मतलब बोतल के अंदर डालेंगे तो बोतल की शेप जो है रहेगी, किसी कैन में डालेंगे तो कैन की शेप, किसी ड्रम में डालेंगे तो ड्रम की शेप वो अपना लेगा। उसके बाद है द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट रेस्ट ऑन ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, यानी कि रेस्ट में मतलब रुका हुआ होता है कोई भी लिक्विड, वो जब वो फोर्स लगाता है उसकी सरफेस, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर होता है उस कंटेनर के साथ जब वो कोई ताकत लगाता है उसको कहते हैं थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की थ्रस्ट। यानी कि नॉर्मल भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हो, जब भी कोई लिक्विड अपनी फोर्स लगाती है तो जिस कंटेनर में वो होता है या जिस चीज़ में वो भरा रहता है तो उसके साथ जो फोर्स लगाता है उसको कहेंगे थ्रस्ट। लेकिन शर्त यह है कि वो लिक्विड जो है वो रेस्ट में होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज़ न्यूटन, और एसआई यूनिट जो है थ्रस्ट का न्यूटन है, क्योंकि एक किस्म की फोर्स ही होती है तो फोर्स का वैसे भी एसआई यूनिट जो है न्यूटन है, इसलिए इसका भी एसआई यूनिट न्यूटन है। इन फ्लूइड मैकेनिक्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड वुड बी कंसिडर्ड, यानी फ्लूइड के अंदर नीचे दी हुई कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड जो है रेस्ट में होता है उसकी स्टडी को हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। तो हाइड्रोस्टैटिक मीन्स द स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट, और हाइड्रोडायनेमिक मीन्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यानी कि जब हरकत में कोई फ्लूइड होता है, कोई वाटर होता है या कोई भी लिक्विड, अगर हम आम भाषा में कहेंगे तो लिक्विड हम तमाम चीज़ें, बहने वाली चीज़ों को कह सकते हैं। चाहे वो दूध हो सकता है, चाहे वो चाय हो सकती है, चाहे वो पानी हो सकता है, चाहे वो कोई दवाई हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक मींस अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है तो हाइड्रोस्टैटिक कहेंगे, और अगर कोई फ्लूइड डायनेमिक है
तो उसको कहेंगे, अगर हाइड्रोडायनेमिक है तो उसको अगर फ्लूइड मोशन में है। तो ये हमने पढ़ा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, ये हमने अभी पढ़ा यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं अब लॉ के बारे में, यानी कि इस प्रेशर के बारे में कुछ लॉज़ हैं हमारे पास। तो सबसे पहले है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स एक साइंटिस्ट है जिसने एक लॉ दिया है प्रेशर के बारे में। अब वो क्या कहते हैं द इंक्रीज इन प्रेशर एट ए पॉइंट इन द एनक्लोज्ड लिक्विड, यानी कोई भी लिक्विड अगर किसी कंटेनर में बंद पड़ा हुआ है तो वो किसी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज होता है इन इक्विलिब्रियम is transmitted equally in all direction in liquid and to the wall of the container. The increase in pressure at any point in a closed liquid in equilibrium. And equilibrium में कोई भी बाहर सी ताकत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रेशर आप किसी भी लिक्विड के अंदर, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है, उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वो प्रेशर एक ही पॉइंट पे नहीं लगेगा, बल्कि वो इक्वली यानी कि बराबर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, उसका तबादला होता है हर एक तरफ, ऑल डायरेक्शन इन लिक्विड, उसी लिक्विड के अंदर, और भी तबादला होता है टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल के साथ जिसमें वो लिक्विड पड़ा रहता है। यह है पास्कल्स लॉ। द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिस तरीके से हाइड्रोलिक लिफ्ट की वर्किंग होती है, हाइड्रोलिक प्रेस की या हाइड्रोलिक ब्रेक्स की, आर बेस्ड ऑन पास्कल्स, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक की अगर बारे में हम बात करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में अगर बात करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में बात करेंगे, ये तमाम जो है पास्कल्स लॉ के मुताबिक ही वर्क करती हैं। तो ये पास्कल्स लॉ था। एक बार हम फिर अपनी भाषा में, यानी आम भाषा में, जिस भाषा में आप समझ पाएंगे उसके मुताबिक अगर समझने की कोशिश करेंगे पास्कल्स लॉ की। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी लिक्विड को जो एक बंद कंटेनर में पड़ा रहता है, एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वो प्रेशर जो है वो बराबर ट्रांसमिट होता है, मतलब उसका तबादला होता है हर एक तरफ, यानी कि ऑल डायरेक्शन इन ए लिक्विड, और टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस जिस में वो पड़ा रहता है कंटेनर के अंदर वो लिक्विड, तो उसकी जो दीवारें होती हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं, उसके साथ भी वो प्रेशर जो है वो बराबर जो है वो ट्रांसमिट होता है। यह है पास्कल्स लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ज़मीन के ऊपर हवा के दबाव को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर बिल्कुल आसान सी भाषा में आपने समझना होगा, इट इज़ अबाउट 1 लाख न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ 10 टन्स ऑन 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पे ये 10 टन्स के वेट के बराबर होता है। एट सी लेवल, यानी कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम। मर्करी 76 मर्करी कॉलम के बराबर होता है, कहाँ पे? सी लेवल पे। और देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एच डी जी 76 इंटू 13.6 इंटू 989 per square centimeter. The atmospheric pressure does not crush our body because the pressure of the blood flowing through our circulatory system balance this pressure. यानी प्रेशर जो है अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारी बॉडी को ये क्रश नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी नसों के अंदर सर्कुलेट करने से इस प्रेशर को बैलेंस कर देता है, बराबर कर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं टॉर या बार से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के आलात क्या क्या हैं। तो टॉर या बार के अंदर इसको नापा जा सकता है। 1 टॉर जो है 1 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम के बराबर, और 1 बार 10⁵ PA के बराबर। एनोरॉइड बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आला की बात की जाए, इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, या डिवाइस की बात की जाए कि किस डिवाइस से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप सकते हो, तो वह है एनोरॉइड बैरोमीटर। ये आपने याद चीज़ रखनी है। ये 1 साल
JKSSB ने इस किस्म का क्वेश्चन जो है पूछा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का जो आला है, जो डिवाइस है, वो कौन से। तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, एक एनीरॉइड बैरोमीटर भी दिया था, तो वो ये आंसर उसका सही था। तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा। किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो जो एक नॉर्मल सी फोर्स लगती है किसी लिक्विड से उसके सरफेस पर, जो उसके कंटेक्ट में होता है, उसको कहते हैं ये प्रेशर ऑफ द लिक्विड। उसके बाद हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ा। फ्लूइड क्या चीज़ होती है, कोई सब्सटेंस जो फ्लो करती है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से, उसको कहते हैं फ्लूइड। इसके बारे में हमने अभी तक। उसके बाद थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, वही नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड जब रेस्ट में होता है उसकी गिवन सरफेस के साथ, उसको कहते हैं थ्रस्ट। उसका ऐसा यूनिट भी पढ़ा। उसके बाद जब रेस्ट में लिक्विड होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं, और जब मोशन में होता है हाइड्रोडायनेमिक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद पास्कल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा, जो वर्क करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जिस पे वर्क करती है, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स जिस पे जो वर्क करती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब हम बयांसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th की फिज़िक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ें। कहते हैं व्हेन ए बॉडी इज़ पार्शली और फुली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, यानी कि जब किसी बॉडी को आप पूरा या आधा डुबोते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, इमर्स्ड करते हो, यानी डुबोते किसी लिक्विड के अंदर, एज अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, और एक फोर्स पैदा होती है उस लिक्विड के अंदर जो उसे पुश करती है, जो इसे धकेलती है कहाँ, ऊपर की तरफ, विच इज़ कॉल्ड बयाउंट फोर्स और सिंपली बयांसी। और जिस फोर्स को कहते हैं बयाउंट फोर्स और सिंपली बयांसी कहा जाता है उसको। यानी कि जब किसी भी चीज़ को आप लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर डुबोने की कोशिश करते हो तो वो लिक्विड उस चीज़ को डूबने नहीं देता है, वो उस चीज़ को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है उस चीज़ पर, जिस चीज़ को आप डुबो रहे हो किसी भी लिक्विड के अंदर। उस अपवर्ड फोर्स को जो पैदा होती है उस लिक्विड के अंदर किसी भी चीज़ को डुबोने से, तो उस फोर्स को कहते हैं बयाउंट फोर्स, या सिंपली हम बयांसी कहा कहते हैं। द बयाउंट फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड by the immersed part of the body, and this point is called as center buoyancy। कहते हैं कि बयाउंट फोर्स वहां पे पैदा होती है एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के सेंटर में। लेकिन कहाँ पे, जो उस जगह पे, जिस जगह पे आप किसी चीज़ को इमर्स्ड करते हो, डुबोते हो, उस डूबने की वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ देते हैं और वो लिक्विड के पार्टिकल अपनी जगह पे आने की कोशिश करने से एक एनर्जी को पैदा करते हैं। उस एनर्जी को बयांसी कहते हैं या बयाउंट फोर्स कहते हैं, और उसी पॉइंट को सेंटर बयांसी कहा जाता है। उसके बाद एक आर्चिमीड प्रिंसिपल भी आता है इस लिक्विड को एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्या कहता है आर्चिमीड प्रिंसिपल? कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी को, व्हेन ए बॉडी इज पार्शली और फुली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, इट लूजेस सम इट्स वेट एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। कहते हैं जब किसी भी बॉडी को या तो आधा या तो पूरा आप डुबोते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, और इसका वेट कम हो जाता है या अपने वेट को खो देता है, ये चीज़ जिसको आप डुबो रहे हो, और वो वेट किसके बराबर होता है? वो वेट होता है उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बराबर, जो लिक्विड के पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए, मतलब अपनी जगह छोड़ गए उस चीज को डुबोने के बाद या डुबोने से। यानी इसका मतलब ये है, आर्चिमीड प्रिंसिपल ये कहता है कि उतना वेट वो खो देता है, उतनी वो चीज अपने वेट को खो देती है। कितना वेट? जितना वेट उन पार्टिकल्स का होता है, जो पार्टिकल्स अपनी जगह को छोड़ देते हैं
वो चीज़ डुबोने से। बात समझे अब? एक बार मैं फिर कहता हूँ कि एक बॉडी जो है वो जब हम उसको किसी भी लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो वो अपना वेट खो देती है, और वो वेट किसके बराबर होता है? वो उन पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के बराबर होता है जो अपनी जगह को छोड़ देते हैं और उस इमर्स्ड पार्ट की जगह से। और एक चीज़ और यहाँ पे समझनी होगी, जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुए वहाँ पे खाली जगह रह गई, उस खाली जगह को वो डुबोने वाली चीज़ पूरा करती है, जिस चीज़ को आपने लिक्विड के अंदर डुबोया है। इसको कहते हैं आर्चिमेड प्रिंसिपल। इफ टी इज ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी ऑफ डेंसिटी mu when it is fully immersed in a liquid of density p, the real weight of the बॉडी। इससे हम बॉडी का रियल वेट भी मालूम कर सकते। W जो है रियल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टी अपॉन 1 माइनस पी इंटू म्यू अपॉन प्यू म्यू। ठीक है, तो इसको हम आर्चिमेड प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद है लॉज ऑफ फ्लोटेशन। अब फ्लोट, जो बॉडी तैरती है किसी भी लिक्विड के ऊपर, उसके कुछ लॉज हैं, तो उस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। ए बॉडी व्हेन फ्लोट इन ए लिक्विड, जब एक बॉडी जो है तैरने लगती है किसी लिक्विड के ऊपर, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। और यानी कहते हैं कि वो लिक्विड के ऊपर इस लिए फ्लोट करती है क्योंकि उसका वेट उतना है, यानी उसके बराबर है जो पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से जब उस चीज को आपने उस लिक्विड के ऊपर रखा या डुबोया। अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो चीज़ डूब जाएगी, अगर बराबर होगा तो भी तैरेगी, और अगर कम होगा तब भी तो तैरना ही होगा। इफ W इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड स्मॉल w इज द buoyant फोर्स, देन क्या है, इफ W is greater than W means W is the weight of the body and buoyant force, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी और buoyancy जो है, buoyancy जो मैंने पहले बताया जो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करता है इमर्स्ड पार्ट पर, वो है, तो देन बॉडी जो है सिंक करती है बॉटम ऑफ द लिक्विड। अगर buoyant फोर्स ज़्यादा है तो सब तो क्या करती, फ्लोट पार्शली सबमर्ज इन द लिक्विड, पार्शली वो थोड़ा तैरने भी लगती है और थोड़ा सा डूब जी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बराबर है तो विल फ्लोट इन लिक्विड इफ इट होल वॉल्यूम इज जस्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। फ्लोट तब, अगर होल वॉल्यूम जो है वो डूब गया है उस लिक्विड के अंदर, लेकिन तभी वो फ्लोट करना शुरू फ्लोट कर सकती है। द फ्लोटिंग body will be the stable equilibrium if meta center of the buoyancy lies vertically above the center of the gravity of the body। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। The floating body will be in unstable equilibrium if meta center of the buoyancy lies vertically below the center of the gravity of the body। The floating body will be neutral equilibrium if meta center of the buoyancy coincide with the center of the gravity of the body। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी लिक्विड के अंदर बहुत एक अच्छा समझने वाली एक टर्म है। कहते हैं कि यहाँ पे यही चीज़ दी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम, यानी कि रेशियो होता है मास और वॉल्यूम का, जैसे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर होता है वाटर के। इट इज स्केलर क्वांटिटी और इसका डायमेंशनल फार्मूला ml माइनस थे, क्योंकि टाइम में इसका कोई जिक्र नहीं है इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट, यानी कि रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी सिंपल एक डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वाटर की उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर लूज ऑफ वेट इन वाटर।
यानी कि सब्सटेंस का वेट, और जब वो हम जो लो लॉस कर देगा वो वेट अब वाटर का जो डुबोएंगे तो उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। इसका कोई ना यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। फॉर ए लिक्विड बॉडी डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, while for a hollow body density of water is less than that of substance। यानी कोई अगर खाली चीज़ होगी तो डेंसिटी होती है उसी बॉडी की लेस होती है देन दैट ऑफ द substance। When immiscible liquid of different densities are poured in a container, the liquid of the highest density will be at the bottom while that of lowest density at the top and interface will be plain। कहते हैं कि अगर हम डिफरेंट लिक्विड को एक कंटेनर में डालेंगे तो जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी वो सबसे नीचे होगा, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो टॉप पे होगा, तो बाकी जो है वो इंटरमीडिएट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन टू लिक्विड ऑफ मास m1 और m2 और जिसकी डेंसिटी है p1 p2, जो अगर मिक्स हम करेंगे एक साथ तो क्या होगा, p इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 upon p1 plus m2 plus p2 is equal to p1 p2 m1 plus m2 upon m1 p2 plus m2 p1। when two liquid of same mass m but are different densities p1 p2 are mixed together, then density of mixture is p is equal to p1 p2 upon p1 plus p2। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो आप दो लिक्विड्स का रिजल्टेंट जो एक लिक्विड बनेगा मिक्स करके उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो 2p1 p2 अपॉन p1 प्लस p2 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये था प्रेशर के बारे में, डेंसिटी के बारे में, फ्लूइड के बारे में। उसके बाद दो प्रिंसिपल हमने पढ़े, आर्चिमीड प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, पास्कल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर। तो ये था तमाम चीज़ें प्रेशर के बारे में जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो यहीं तक इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ रहना होगा। तो बस आप दोस्तों से एक बार यही फिर से गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।